हेलो फ्रेंड्स, सत्येंद्रनाथ टैरो ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम अपने स्वावलंबन प्रोग्राम के तहत भारत के प्राचीन इतिहास को कवर कर रहे हैं। भारत के प्राचीन इतिहास में अभी तक हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ लिया है और वैदिक सभ्यता में हमने ऋग वैदिक काल को समाप्त कर दिया है। ठीक है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको उत्तर वैदिक आर्यों का निवास स्थान, उत्तर वैदिक काल को शुरुआत की थी। पिछले लेक्चर में मैंने लेक्चर 10 जो था, तो उत्तर वैदिक आर्यों का निवास स्थान और उत्तर वैदिक कालीन समाज के बारे में बता दिया था। आज हमें उत्तर वैदिक कालीन धर्म, राजनीति और अर्थव्यवस्था को पढ़ना है कि उत्तर वैदिक कालीन धर्म कैसा था, उत्तर वैदिक कालीन राजनीति कैसी थी, उत्तर वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था कैसी थी। हमें इस प्रकार से इसको देखना है। और यही ऋग्वैदिक काल, वैदिक सभ्यता में हम लोग ऋग्वैदिक काल जब पढ़ रहे थे तो ऋग्वैदिक काल को भी हमने इसी प्रकार से देखा था। ठीक है ना। ऋग्वैदिक कालीन धर्म देखा था, ऋग्वैदिक कालीन राजनीति देखी थी, ऋग्वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था देखी थी। तो जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर इसको सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये जो लेक्चर डाले आ रहे हैं ये हमारे जो नोट्स परचेस कर रहे हैं, हमारे ग्रुप से जो लोग नोट्स परचेस कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करा दिया जिन लोगों ने नोट्स के लिए, उनके हिसाब से भी डाले आ रहे हैं। और वो लोग नोट्स में देख के इनको पढ़ाते हैं। जो जो चीज़ें मैं इस लेक्चर में पढ़ाता हूँ वो बड़े रूप में, डिस्क्रिप्टिव रूप में और वेल मेंटेन तरीके से उन नोट्स में अवेलेबल रहती है। तो उन नोट्स को आप दे सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में हमारा टेलीग्राम ग्रुप की लिंक ये दी हुई है, ये टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी हुई है। आप टेलीग्राम हमारे कॉमन टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। ठीक है ना, इससे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और साथ ही हम लोगों ने MPPSC मेंस 2020 की यूनिट वाइज टेस्ट सीरीज चालू की है, जिसका आज जो है वो डेमो 5 है। ठीक है ना। उसके लेक्चर भी आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके उसके जो डेमो 1 से लेकर डेमो 5 तक के लेक्चर डले हुए हैं उनको आप देख सकते हैं। और उसको भी आप टेस्ट सीरीज में भी ज्वाइन हो सकते हैं। उसकी फीस 1200 रुपये। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमने देखा उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल जो था, मैं पहले भी बता चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ कि वैदिक सभ्यता थी उसे दो भागों में बांटा था, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। जो ऋग्वैदिक काल था वो 1500 BC से 1000 BC के आसपास था। ठीक है ना। जो उत्तर वैदिक काल था वो 1000 BC से 600 BC के आसपास था। ठीक है ना। तो फिर अब हमें आज उत्तर वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था को देखना है कि उत्तर वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था किस प्रकार थी। ठीक है ना। उत्तर वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था किस प्रकार थी हमें देखना है। इसके पहले मैं उत्तर वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था का क्वेश्चन बता दूं आपको किस प्रकार से आएगा। यदि आपको क्वेश्चन आएगा तो आपको क्वेश्चन लिखने के लिए आ सकता है 5 मार्कर में कि उत्तर वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था को समझाइए। या फिर आपको सीधा ये प्रश्न वैसे 5 मार्कर का बनता नहीं है, या आपको सीधे 11 मार्कर में आएगा कि उत्तर वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था को समझाइए। तो आपको किस प्रकार से करना है इसको। तो सबसे पहले आपको एक इंट्रो लिखना है। देखिए ये मैंने इंट्रो लिखा है, ऊपर आप देख रहे होंगे ये इंट्रो लिखा हुआ है। ठीक है। कि वैदिक सभ्यता के अंतर्गत 1000 BC से 600 BC तक के काल को ऋग्वैदिक काल, यहाँ सॉरी ऋग्वैदिक नहीं, उत्तर वैदिक काल बोलते थे। ठीक है ना। उत्तर वैदिक काल पढ़ रहे हैं हम लोग। तो ये मैं एक कॉमन इंट्रो बोल दूंगा कि उत्तर वैदिक काल इसको बोलते थे। ठीक है ना। फिर हम इसके बाद हम लोग लिखेंगे अर्थव्यवस्था। तो हम अर्थव्यवस्था को लिखेंगे इसके बाद, पहले इंट्रो के बाद में। फिर हम इस प्रकार का आप चार्ट बना देंगे। उसमें यदि 11 मार्कर में क्वेश्चन आ रहा है तो आपको इस प्रकार का चार्ट बनाना है, उत्तर वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था। और आपको ये क्षेत्र देख रहे हैं, ये क्षेत्र, ये आपको क्षेत्र देख रहे हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। मैं 10वीं सदी तक जितनी भी आपको सामाजिक, धार्मिक, अर्थव्यवस्था में जितनी भी कहीं की भी अर्थव्यवस्था पढ़ाऊँ, मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था पढ़ाऊँ आपको या मुगलकालीन अर्थव्यवस्था पढ़ाऊँ, मैं इन क्षेत्रों में उनको बांटूंगा, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। इससे क्या होगा, आपको याद करने में आसान होगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको 11 मार्क का क्वेश्चन आता है उत्तर वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था। तो सबसे पहले आपको एक कॉमन इंट्रो लिख देना है। कॉमन इंट्रो मैं पहले भी लिखा चुका था और आपकी सुविधा के लिए आज भी मैंने ये लिख दिया। ये देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है कॉमन इंट्रो। ठीक है ना। ये कॉमन इंट्रो लिखा हुआ है ये, तो आप लोग देख लें। अब हम लोग अर्थव्यवस्था को शुरुआत करते हैं। तो हमने अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांट दिया। तो सबसे पहले हमने क्या कर दिया, प्राथमिक क्षेत्र, जी हमारा प्राथमिक क्षेत्र हो गया। दूसरा हमने कर दिया द्वितीय क्षेत्र, और तीसरा हमने कर दिया क्या, तृतीय क्षेत्र। ठीक है ना। तो फिर क्या कहते हैं, हम देखते हैं प्राथमिक क्षेत्र में हम लोगों ने क्या क्या रखा। तो प्राथमिक क्षेत्र में देखिए जनरली हम रखेंगे कृषि को, हम रखेंगे कृषि को, फिर हम रखेंगे पशुपालन को। और ये आप एक और चीज़ यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। मैंने हड़प्पा सभ्यता में ऐड किया था खनन। हड़प्पा सभ्यता में भाई खनन भी होता था, तो खनन को भी ऐड किया था। तो इस प्रकार से आपको देखना है। तो कृषि को हम देखते हैं। तो हम देखते हैं कि जो प्राथमिक क्षेत्र के अंदर कृषि थी, उत्तर वैदिक कालीन कृषि। तो ऋग्वैदिक काल में उनका जो ऋग्वैदिक काल में पशुपालन था उनका मुख्य व्यवसाय।
ठीक है ना। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आता है तो उत्तर वैदिक काल में भैया उत्तर वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या हो जाता है, मुख्य व्यवसाय उनका कृषि हो जाता है। वो कृषि का प्रयोग कृषि करने लगते हैं, ठीक ना। गेहूँ, जौ, उड़द, यव, ठीक ना, चावल, इन सब के क्या कहते हैं वो, इन सबको वो लोग उगाते हैं, ठीक है ना। और इनका पशुपालन है वो गौड़ व्यवसाय हो जाता है। पशुपालन भाई पशुपालन भी करते हैं, ठीक है ना। भेड़, भैंस, बकरी, गाय, इन सबको पालते हैं वो, ठीक है ना। तो इनसे क्या करते हैं, भेड़ों से ऊनी वस्त्र प्राप्त करते हैं। और मांस वगैरह खाने का भी प्रचलन था। शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे हम, ठीक है ना। सामाजिक व्यवस्था पढ़ी थी हमने उत्तर वैदिक कालीन, तो उसमें मैंने बताया था कि भाई शाकाहारी भी थे ये लोग, मांसाहारी भी थे। तो इस प्रकार से इनका ये पशुपालन यहाँ पे खत्म होता है। तो ये आपकी पहली हेडिंग खत्म हो जाएगी। नोट्स जो आपने आपने जिस भी कोचिंग से पढ़ा हो, आप जिस भी कोचिंग से पढ़ो, आपको मैं ये बता रहा हूँ जो आपको इन्हीं डायमेंशन के अंतर्गत पढ़ना है, ठीक है ना। प्राथमिक चित्त, द्वितीयक चित्त, तृतीयक, आप ऐसे ही बांट लिए। और जिन लोगों ने हमारे नोट परचेस किए हैं तो उनको ये ऐसे वहाँ पर इस तरीके से बना मिलेगा, ये पूरे नोट्स आपको ऐसे ही लिखा मिलेगा वहाँ पे, ये सब पूरा, ठीक है ना। और फिर ये सब डिस्क्रिप्टेड होगा और उसमें इंट्रो भी दिया होगा, लास्ट में कंक्लूजन भी आपके लिए लिखा होगा। तो हमारे नोट्स वालों को ये है, तो उनको भी ये वीडियो बहुत फ़ायदेमंद है, उन्हीं के हिसाब से बनाई जा रही है, ठीक है। फिर हम देखते हैं द्वितीयक व्यवसाय क्या था। द्वितीयक व्यवसाय, तो द्वितीयक व्यवसाय में भैया धातु व्यवसाय होता था बहुत सारा। सोना, चांदी, तांबा, आपको पता है लोहा का उपयोग भी होने लगा, लोहे का ज्ञान होगा उत्तर वैदिक काल में। तो लोहे का उपयोग काय में होता था, लोहे का उपयोग भाई अस्त्र शस्त्र निर्माण में भी करते थे और कृषि में भी इसका उपयोग करते थे। कृषि के जो यंत्र थे कई सारे, उनमें क्या करते थे, लोहे का उपयोग करते, लोहे का उपयोग कृषि में भी करते थे, ठीक है ना। तो कृषि में भी लोहे के यंत्रों का उपयोग हो गया था, अस्त्र शस्त्र निर्माण में इसका उपयोग। मध्यभांड निर्माण, जब मैंने आपको वैदिक कालीन स्रोत पढ़ाए थे तो वैदिक कालीन स्रोत में आपको पुरातात्विक स्रोत पढ़ाए थे कि वैदिक काल के साहित्यिक स्रोत में मैंने आपको बताया थे चारों वेद, वेदांग, उपनिषद, ये सब चीज़, वेदांग नहीं, उपनिषद, आरण्यक, ये सब मैंने आपको ब्राह्मण ग्रंथ, ये साहित्यिक स्रोत थे। विदेशी स्रोत में इलियड, ओडिसी, ये सब विदेशी स्रोत लिखाए थे। और वैदिक कालीन स्रोत में मैंने एक पुरातात्विक स्रोत लिखाए थे, उसमें मैंने लिखाए थे मध्यभांड। तो जो ऋग्वैदिक काल है, ऋग्वैदिक काल से हमें कौन से मध्यभांड मिलते हैं, गेरुआ रंगी मध्यभांड मिलते हैं। लेकिन जो उत्तर वैदिक काल हम पढ़ रहे हैं क्या, उत्तर वैदिक काल, तो उत्तर वैदिक काल से कौन से मध्यभांड मिलते हैं, उत्तर वैदिक काल से हमें चित्रित धूसर मध्यभांड मिलते हैं। चित्रित धूसर मध्यभांड मिलते हैं। मध्यभांड मतलब मिट्टी के बर्तन। फिर हम देखते हैं पत्थर व्यवसाय होते हैं, विभिन्न प्रकार के पत्थर आपने देखोगे वो अंगूठी में लगे होते, वैसे पत्थर, संगमरमर के पत्थर, इन सब प्रकार के पत्थरों का भी ये लोग व्यवसाय करते थे। आभूषण निर्माण भी करते थे भैया, आभूषण निर्माण की भी प्रचलन था, सोना चांदी से आभूषण निर्माण भी करते थे। तो ये हमारे क्या होगा, द्वितीय क्षेत्र होगा। इसके बाद हम देखते हैं भाई हमारा तृतीय क्षेत्र क्या है। तो तृतीय क्षेत्र में हम लोग देखेंगे, तृतीय क्षेत्र में व्यापार। तो भैया क्या है, आंतरिक व्यापार होता था इनके बीच में। विदेशी व्यापार सिंधु घाटी सभ्यता में तो बहुत होता था, सिंधु घाटी सभ्यता में, मेसोपोटामिया, सुमेरियन सभ्यता से बहुत व्यापार होता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल या वैदिक सभ्यता में, ठीक है ना, वैदिक सभ्यता बोल दूँ तो उसमें दोनों आते हैं, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। तो उसमें जो व्यापार था वो आंतरिक व्यापार होता था, इनके बीच में इंटरनल व्यापार होता था, इंटरनल व्यापार करते थे और आपस में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब होता है कि जैसे मेरे पास में गेहूँ है, आपके पास में आम है, अब मुझे आम चाहिए तो मैं आपको गेहूँ दे दूंगा, वो आप मुझे आम दे देंगे। तो आपको क्या हो जाएगा, आपको गेहूँ मिल जाएगा, आपके पास आम है, और मुझे आम मिल जाएंगे, मेरे पास गेहूँ है। तो इसको बोलते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली, ठीक है ना। फिर हम देखते हैं परिवहन। तो परिवहन भी स्थल मार्ग का उपयोग करता था, कहीं कहीं जल मार्ग के भी साक्ष्य प्राप्त होते, स्थल मार्ग का जनरली प्रयोग करते थे। अब कई सारे क्या है, नगरों का विकास हो रहा है, कई सारे नगरों का विकास हो रहा है, ठीक है ना। तो ये भी तृतीय क्षेत्र में आएगा। नगर हस्तिनापुर लिखा है ये, हस्तिना, और ये लिखा है कौशाम्बी। आपको डायरेक्ट समझ में नहीं आ रही होगी तो मैं बोल रहा हूँ हस्तिनापुर और कौशाम्बी। देखिए कई सारे नगर जो है, नगरों का वो हो रहा है, विकास हो रहा है, हस्तिनापुर बढ़ रहा है, कौशाम्बी बढ़ रहा है, परिवहन के साधन भी विकसित हो रहे हैं, व्यापार वाणिज्य भी बढ़ रहा है। कहीं कहीं साक्ष्य मिलते हैं कि भाई विदेशी व्यापार भी हो रहा था सीमित मात्रा में, ठीक है ना। जनरली बोलते हैं कि नहीं विदेशी व्यापार होता, आंतरिक व्यापार ये लोग कर रहे हैं। जैसे राजपूत काल में भी यही होता है, आंतरिक व्यापार करते हैं वो लोग, आपस में वस्तु विनिमय प्रणाली चलती है, ठीक है ना। अब इस तो ये आपकी क्या होती है, अर्थव्यवस्था खत्म हो जाती है। यहाँ पर हमने अर्थव्यवस्था को, अब आप 11 मार्क का जो क्वेश्चन लिख रहे हैं, आपने इतना सब लिख दिया, इंट्रो लिख दिया, फिर ये चार्ट आपने पूरा बना दिया, चार्ट जो है ना, आपने ये चार्ट पूरा बना दिया। उसके बाद में इस चार्ट को डिस्क्राइब कर दो आपने डिस्क्राइब, फिर लास्ट में आपको एक कंक्लूजन लिख देना है। कंक्लूजन, जैसे मैं कंक्लूजन आपको बताता हूँ, बोल के बताता हूँ, ठीक है। तो कंक्लूजन जैसे मैंने लिखा था कि भाई अतः हम कह सकते हैं कि उत्तर वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था में ऋग्वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था की तुलना में सुधार हुआ। देखो सुधार देखने को मिल रहा है, देखो ये सब व्यवसाय बढ़ रहा है, सोना चांदी, मध्यभांड निर्माण बढ़ रहा है। मध्यभांड में भैया चित्र आने लगे, अब मध्यभांड में पहले गेरुआ रंगी मध्यभांड थे, अब चित्र दूसरा मध्यभांड आने लगे। नगरों का विकास हो रहा है, पहले नगरों का विकास नहीं था, कबीले थे केवल, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ हमें देखने को मिली, तो विकास हो रहा है, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे इसका,
अतः हम कह सकते हैं कि उत्तर वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था में ऋग्वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था की तुलना में सुधार हुआ, परंतु अर्थव्यवस्था का स्वरूप निर्वाह व ग्रामीण ही रहा। भैया अर्थव्यवस्था का स्वरूप क्या था? निर्वाह था। कुछ ज़्यादा व्यापार नहीं करना चाहते थे ये लोग, अपना स्वयं के जीवन का निर्वाह कर लें। और क्या था इनका? अर्थव्यवस्था का स्वरूप ग्रामीण ही रहा। तो इस प्रकार से हमें ये करना है। आपको ये कंक्लूजन जो इंट्रो मैंने लिखाया है ना, और ये सब पूरा डिस्क्रिप्ट, ये आपको हमारे नोट्स में पूरी तरीके से मिल जाएगा। जो लोग अन्य कोचिंगों से पढ़े हैं, अन्य कोचिंगों के नोट्स हैं, लेकिन हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो उनको भी बता दूं कि आप अपने कोचिंग के नोट्स देख कर यदि उनमें ये सब चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है ना, तो आप इस तरीके से उनको ड्राफ्ट कर लो, अपने आंसरों को आप इस तरीके से ड्राफ्ट कर लो, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी चीज़ें, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको करना है। फिर हम देखना है, हमें देखना उत्तर वैदिक कालीन राजनीति। अब हम देंगे उत्तर वैदिक कालीन राजनीति। तो उत्तर वैदिक कालीन राजनीति यदि आपके पास में क्वेश्चन आता है आपको, ठीक है ना, तो आपको इस प्रकार से लेना है। 11 मार्कर में आपके पास क्वेश्चन आएगा कि उत्तर वैदिक कालीन राजनीति को समझाइए, ठीक है ना, या उत्तर वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था हम पढ़ चुके हैं। इस बार जो आपको बता दूं मैं, सिंधु घाट 2019 के मेंस में आया था, सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक स्थिति को समझाइए। तो आपके यूनिट फर्स्ट ही में दिया हुआ है कि भैया सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर 10वीं शताब्दी तक का धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, ये सब इतिहास हमें पढ़ना है। तो इसी प्रकार से हम पढ़ रहे हैं। सारी हेडिंग हमें 10वीं शताब्दी तक इसी प्रकार से पढ़ी, सबका राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक इतिहास पढ़ेंगे हम लोग, अर्थव्यवस्था को देखेंगे सब में, ठीक है ना। तो इस प्रकार से करना है। तो हम देखते हैं भैया उत्तर वैदिक कालीन राजनीति क्या है, ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। हम ऋग्वैदिक काल पहले पढ़ चुके हैं, आप मेरी पहली वीडियो, पुरानी वीडियो देख सकते हैं आप। सबसे पहले हम देखते हैं जो सरदार तंत्रात्मक थे ना, जो भाई राजनीति का स्वरूप क्या था? सरदार तंत्रात्मक ऋग्वैदिक काल में। वो क्या हो गया? राजतंत्रात्मक। अब राज्य की बात होने लगी, राजतंत्रात्मक, राज्य बनाने की बात होने लगी। अब राजा और प्रजा का भेद स्पष्ट हुआ। भैया अब देखने लगे, लोग देखने लगे कि भाई राजा की प्रतिष्ठा बढ़ रही है और बाकी लोग प्रजा हैं, जन सामान्य और राजा में भेद बढ़ने लगा, ठीक है ना। फिर हम देखते हैं राजत्व में देवत्व का सिद्धांत की आरोपण किया गया। राजत्व में देवत्व का सिद्धांत ये है कि राजा को दैवीय रूप माना गया, ठीक है भाई, ये राजा हैं, ये हमसे बड़े हैं, ठीक है ना, इनकी हमें आदर करना, सम्मान करना, इस प्रकार दैवत। आप बलवन को आपने पढ़ा होगा, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जो पहले पढ़ चुके हैं, आपने दिल्ली सल्तनत में बलवन को पढ़ा होगा। बलवन ने एक सिद्धांत लाया था, राजत्व का सिद्धांत, ठीक है ना, राजत्व का सिद्धांत उसका था। तो बलवन के राजत्व के सिद्धांत जैसे ही सिद्धांत यहाँ पे आ जाता है, राजत्व में देवत्व का आरोप करते हैं लोग। फिर हम देखते हैं बहुत सारे यज्ञ भी करने लगे हैं भाई, बहुत सारे यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ करते हैं, राजसूय यज्ञ करते हैं, राजा की प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, ठीक। अश्वमेध यज्ञ, 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता था वो इंद्र बन जाता था। तो इस प्रकार का उल्लेख मिलता है इस समय। अब जो सभा और समिति, ऋग्वैदिक काल में सभा और समिति थी, सभा लिखा है, समिति लिखा है, मैं अंडरलाइन करता जाता हूँ, आपको यदि राइटिंग समझ में नहीं आ रही है मेरी, तो मैंने वैसे पूरी कोशिश की है राइटिंग अच्छी लिखने की, ठीक है ना। अब जो सभा और समिति थी, इनका स्वरूप क्या होता है? कम हो गया। सभा और समिति का स्वरूप कम होता गया, राजा पे इनका नियंत्रण कम होता गया, ठीक है ना, इनका महत्व खत्म हो रहा है। तो इस प्रकार से राजनीतिक उत्तर वैदिक कालीन राजनीति क्या हो रही है? चेंज हो रही है उत्तर वैदिक कालीन राजनीति, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम इसको देख रहे हैं। फिर हम देखते हैं भैया इनका प्रशासन देख लेते हैं हम इनका। भाई राजनीति और प्रशासन एक साथ हेडिंग आती है, इसमें हम राजनीति में भी प्रशासन देख सकते हैं। सिविल प्रशासन हम देखते हैं, तो सिविल प्रशासन में भाई हमें कुछ अधिकारी देखने को मिलते हैं सिविल प्रशासन में, ठीक है ना। इस समय हमें पुरोहित दिखता है, एक अधिकारी है, एक ग्रामीण एक अधिकारी है, एक प्रधान। पुरोहित और ग्रामीण देखो ऋग्वैदिक काल में भी देखने को मिलते हैं, लेकिन हर जगह नहीं देखने को मिलता। अब ये स्पष्ट रूप से देखने लगे, पुरोहित और ग्रामीण और प्रधान। ये कुल का प्रधान होता था, कुल का प्रमुख होता था, कुल सबसे छोटी इकाई थी इनकी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये दिखता है। फिर हम देखते हैं कर प्रशासन को देखते हैं हम। तो कर प्रशासन में 2 अधिकारियों का उल्लेख मिलता है, और भी अधिकारी हैं, आपको देख लेना। ये अधिकारी आपको प्री में भी पूछे जा सकते हैं, ये अधिकारी आपको काय में पूछे जा सकते हैं, आपको मेंस में भी पूछे जा सकते हैं, 3 मार्कर में, ठीक है ना। तो इनको आपको पढ़ लेना भाई। ये जो है ऋग्वैदिक काल को अच्छे तरीके से पढ़ना। इस बार 2 प्रश्न आया था, ऋग्वैदिक पंचजन किसे कहते हैं, 2019 में आया था 3 मार्कर, ऋग्वैदिक पंचजन। और मौर्य काल में भी जो अधिकारी है ना, अधिकारीगण, जो पूरे अधिकारीगण आपको मौर्य काल के पढ़ लेना। ये प्री में भी आते हैं और मेंस में 3 मार्कर में भी आते हैं। जैसे मौर्य काल से 2019 में आया था मौर्यकालीन तीर्थ, ठीक ना। अब तीर्थ क्या थे? उच्च प्रशासनिक अधिकारी थे मौर्य काल में। खैर जब मौर्य काल की बात हो गई, तो मैं तो आपको केवल इसलिए बता रहा हूँ, इन सबका महत्व बता रहा हूँ कि इन सबको आपको लूज एंड से भी देख लो, और हमारे नोट्स आप परचेज करोगे कोचिंग, उनमें ये बहुत डिस्क्रिप्टिव तरीके से बताया गया, सब चीज़ें बिल्कुल फॉर्मेट करके बताई गई ये नोट्स में, कि आप पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा किस प्रकार से हमें क्वेश्चन आंसर लिखना पड़ता है, ठीक है ना। और आप जिस भी कोचिंग से पढ़ें उसमें भी उन लोगों ने भी शायद लिखाया होगा, तो आप उनको भी देखो, ठीक। फिर हम देखते हैं संग्रहित और भागदूत नामक 2 अधिकारी देखने को मिलते हैं। संग्रहित है, भागदूत है,
और जो बलि नामक कर है, बलि नामक कर लिया जाता था, ठीक है ना इस समय। फिर हम देखते हैं न्याय प्रशासन। अब न्याय प्रशासन में राजा सर्वोच्च होता था, राजा का न्याय प्रशासन में सर्वोच्च होने लगा, काय में, उत्तर वैदिक काल में। लेकिन राजा जो था वो न्याय कैसे करता था, पुरोहित और ग्रामीणीय अधिकारी थे, इनकी सहायता से वो क्या करता था, न्याय करता था। तो वो अकेले नहीं कर पाता था, लेकिन पुरोहित और ग्रामीण थे। लेकिन वो पुरोहित और ग्रामीण मान लो कह रहे हैं कि नहीं इसको माफ़ कर दो, यदि राजा चाहता है कि नहीं हमें इसे सजा देना है तो वो सजा दे लेगा। उत्तर वैदिक काल में ये था, इतना ज़्यादा प्रभाव में नहीं था राजा। उत्तर वैदिक काल में राजा का महत्व बढ़ जाता है। फिर हम देखते हैं सैन्य प्रशासन। तो देखो ऋग्वैदिक काल में भी स्थायी सेना नहीं थी, ठीक है ना, ऋग्वैदिक काल में स्थायी सेना नहीं थी, ठीक है ना। और उत्तर वैदिक काल में भी स्थायी सेना देखने को नहीं मिलती है, ठीक है ना। एक मिलिशिया करके और जो स्थायी सेना नहीं थी। अब जो कबीले के लोग थे ना, कबीले के लोग वो आपस में मिलकर क्या करते थे, सेना बना लेते थे। तो इस प्रकार उस टाइम पे भी यही था, ठीक ना, तो ये करते थे। और जो इनकी सेना होती थी कबीलाई सेना, इसको क्या बोलते थे, मिलिशिया बोलते थे इसको। ये देखो मिलिशिया लिखा है यहाँ पर, सैन्य प्रशासन में आप देखिए मिलिशिया लिखा है, तो इसको आपको देखना है, ठीक है ना। और देखो आप जो नीचे लिखा है ना, सबसे सैन्य प्रशासन में सबसे नीचे जल परीक्षा, अग्नि परीक्षा। तो इस चीज़ को आपको क्या करना है, ये चीज़ यहाँ नहीं लिखनी थी, ये चीज़ मुझे लिखनी थी कहाँ पे, जल परीक्षा, अग्नि परीक्षा, ये न्याय प्रशासन में लिखनी। तो ऐसा एरो लगा के मैं बता देता हूँ, यहाँ लिख लेना आप ये न्याय प्रशासन में, ठीक है ना। मैं आपको केवल बताने की कोशिश कर रहा हूँ, डायमेंशन दे रहा हूँ कि इस डायमेंशन आपको पढ़ना है, ठीक ना। और इससे ज़्यादा आपको लिखना पड़ेगा, ये आपको सब हमारे नोट्स में डिस्क्रिप्टेड मिलेगा। यदि मैं इन सब चीज़ों को जो आपको पढ़ा रहा हूँ, यदि इनको मैं रोज़ टाइप करूँ या टाइपर से टाइप करवा के मतलब करूँ, आपको पढ़ाऊँ, तो ये कम से कम 4 से 5 पेज में जाएंगी ये सब चीज़ें, ठीक है। इस प्रकार से ये सब चीज़ें हैं, क्योंकि अभी कोरोना का समय चल रहा है तो सभी लोग व्यस्त हैं, टाइपर भी नहीं मिल रहा है, मतलब काम ढंग से अभी हो नहीं पा रहा। तो इस कारण में मुझे आपका कोर्स तो कराना ही, आपको समझाना तो है ही, तो मैं इस तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और आपको मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे पर्सनल कमेंट करिए, टेलीग्राम पे करिए, ठीक है ना, बताइए। तो ये जल परीक्षा, अग्नि परीक्षा है जो ये जल परीक्षा, जो अग्नि परीक्षा जो लिखा है ना, ये क्या है, दंड है उस समय के न्याय प्रशासन में। जल परीक्षा जो कोई करता था, आपराधिक काम करता था, उसको जल परीक्षा, अग्नि परीक्षा देनी पड़ती थी, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहते हैं, हम राजनीति और प्रशासन देख रहे थे। हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि भाई ये देख लो, प्रशासन का स्वरूप देख लो। तो देखो सबसे छोटी इकाई थी कुल, ये सबसे छोटी इकाई थी प्रशासन की। फिर थी ग्राम, इससे बड़ी थी ग्राम, फिर थी विश्व, फिर थी जन, और फिर था जनपद। सबसे बड़ी थी जनपद, ठीक है ना। तो अब हम देखो ये जो आपको बता रहे ना, ये बात हो रही है जन की। ये जन जो थे, जन और कबीले, ये थे ऋग्वैदिक काल में। और ये जो था ना, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ये लिखा है कुरु जनपद। जो जनपद हैं ये उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलते हैं, उत्तर वैदिक काल में जनपद देखने को मिलते हैं। तो ये देखो पुरु, एक साइड देखो ये लिख दिया मैंने पुरु, ये पुरु लिखा है यहाँ पर, और ये लिखा है भरत, ये भरत लिखा है, ये भरत लिखा, समझ रहे ना आप, इसको ये भरत लिखा है। तो ये दोनों क्या थे, जन थे। ये ऋग्वैदिक काल में जन थे, पुरु और भरत। कबीले मिलकर जन बन गए, तो जन थे ये पुरु और भरत, और पुरु और भरत मिलकर क्या बन गए, जनपद, एक कुरु बन गए। ये उत्तर वैदिक काल में पुरु और भरत मिलकर कुरु कहलाने लगे, तो ये हो गया जनपद। तो इस प्रकार से जनपद बने। फिर ये जनपद जो हैं, ये उत्तर वैदिक कालीन जनपद जो हैं, अब जो हम अगला टॉपिक जो कवर करेंगे वो है 600 से 300 ईसा पूर्व का काल। तो उसमें हमें क्या पढ़ना है, उसमें हमें पढ़ना है क्या, हमें पढ़ना है बौद्ध काल, ठीक है ना, जैन काल पढ़ना है। उसमें हमें पढ़ना है महाजनपद काल। तो ये जो जनपद हैं, ये जनपद आपस में मिलकर क्या बन जाते हैं, महाजनपद काल। 600 से 300 16 महाजनपद आते हैं, ठीक है ना, मगध सबसे शक्तिशाली जनपद। तो इस प्रकार से हम उसको पढ़ेंगे। तो मैंने आपको ये डायमेंशन दे दिया, आपको इस तरीके से पढ़ना है, ठीक है ना। ये खत्म होती है आपकी उत्तर वैदिक कालीन राजनीति प्रशासन, खत्म कर दिया मैंने। अब हम देखते हैं उत्तर वैदिक कालीन धर्म को थोड़ा सा देख लेते हैं, भाई धर्म क्या था उत्तर वैदिक काल में। अब ये भी आपको 11 मार्कर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन भी आपको 11 मार्कर में पूछा जाएगा। तो हम देख लेते हैं थोड़ा, तो उत्तर वैदिक कालीन धर्म देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं भैया, देवताओं के महत्व में परिवर्तन होने लगा। हम देखते हैं भाई देवताओं के महत्व में परिवर्तन देखने को मिलता है उत्तर वैदिक काल में। 3 अंतर देखने को मिलते हैं, मैंने 3 मेजर अंतरों को यहाँ पर लिख दिया। ऋग्वैदिक काल से बाकी सब चीज़ें सेम थी, ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक कालीन धर्म में, उत्तर वैदिक कालीन में, लेकिन धर्म में, समाज की बात नहीं कर रहा मैं, केवल धर्म की बात कर रहा हूँ। धर्म में केवल 3 परिवर्तन देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं देवताओं के महत्व में परिवर्तन हो जाता है। बहुत सारे देवता हैं, देखिए बहुत सारे देवता लिखे हुए, इसमें मैंने 2-3 आपको समझाने के लिए लिखा है। आप हमारे जब नोट्स देखेंगे, आपके नोट्स को सैंपल को हमारे टेलीग्राम ग्रुप में डाला जाएगा, तो टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ जाओ, ठीक ना। नोट्स को आपको परचेस करने के लिए उसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा,
और जो आप अपने नोट्स में देख रहे हो तो उनमें बहुत सारी चीज़ें लिखी होंगी, ठीक है ना, जिस भी कंपनी से जिस भी दुकान से आप पढ़ते हो तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें लिखी होंगी। तो इस तरीके से करना है इनको। तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने 2-3 नाम लिखे। तो इंद्र और अग्नि जो थे ऋग्वैदिक काल में ये बहुत ऊंचे स्तर पर थे, इनका बहुत महत्व था। इनका महत्व कम हो जाता है उत्तर वैदिक काल में, इनका महत्व कम हो जाता है उत्तर वैदिक काल में, ये महत्वहीन हो जाते हैं, महत्वहीन होने लगते हैं। प्रजापति जो थे एक देवता थे, ये सर्वोच्च माने जाने लगते हैं, सर्वोच्च देवता प्रजापति बनकर उभरते हैं काय में उत्तर वैदिक काल में। त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा जी विष्णु जी महेश जी, त्रिमूर्ति की संकल्पना पहली बार कब आती है? उत्तर वैदिक काल में आती है। फिर एक देवता थे पूषण, ये प्रकृति के देवता थे, ऋग्वैदिक काल में ये थे प्रकृति के देवता। ये बाद में काय के देवता हो गए? ये शूद्रों के देवता कहने लगे, ये शूद्रों के देवता बन गए। उत्तर वैदिक काल में इनको शूद्रों के देवता का डिक्लेयर कर दिया। तो इस प्रकार से इन देवताओं के महत्व में परिवर्तन आने लगा। कई सारे देवताओं के महत्व में परिवर्तन आया, मैंने 3-4 लिखे हैं, आपको और देख लेने हैं, ठीक है। और बाकी जिन लोगों ने हमारे नोट्स परचेज कर लिए उनको ये सब लिखा मिलेगा उसमें नोट्स में। अब फिर हम देखते हैं धार्मिक उद्देश्य में परिवर्तन। अब धार्मिक उद्देश्य में भी वही परिवर्तन होता है, ठीक है ना। इनका धार्मिक उद्देश्य में परिवर्तन इस प्रकार होता है कि जो ऋग्वैदिक काल है, अब ऋग्वैदिक काल में लोग क्या करते हैं, उनका धर्म कैसा होता है? लौकिक धर्म होता है उनका, लौकिक। वो क्या कहते हैं, वो साफ साफ बोलते हैं ऋग्वैदिक काल का में धर्म या धार्मिक आस्था या पूजा पद्धति का साफ साफ मतलब ये था कि उनको भौतिक सुख शांति चाहिए थी, अपना परिवार धन्य धान्य से परिपूर्ण चाहिए था, उन्हें अपने बच्चे अच्छे से उनके रहें, उन्हें बीमारी ना हो, रोगग्रस्त ना हो, इस प्रकार की चीज़ें थी वो, ठीक है। लौकिक धर्म था उनका, साफ साफ बता रहे थे वही हम भौतिक उन्नति के लिए पूजा कर रहे हैं, प्रकृति की पूजा कर रहे हैं, इंद्र की पूजा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जब देखते हैं उत्तर वैदिक काल में क्या होता है, आध्यात्म आ जाता है, आध्यात्म आ जाता है। तो आध्यात्म की बात होने लगती है भाई, आध्यात्म पाल लौकिकता की बात होने लगती है कि भाई हम आध्यात्मिक हैं, हम भाई भगवान में विश्वास रखते हैं, हम भौतिक उन्नति नहीं, हम उनकी प्रार्थना कर रहे हैं, हम उनकी भक्ति कर रहे हैं। इस तरीके की चीज़ें उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलती हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हमें क्या देखने को मिलती है? उत्तर वैदिक काल में हमें देखने को मिलती है, ठीक है ना। इस समय भौतिक उन्नति के साथ साथ अंतिम समय में आध्यात्मिक उन्नति धर्म के प्रमुख उद्देश्य थे, बन गए, और यह लौकिकता के साथ साथ पारलौकिकता के स्वरूप को ग्रहण कर लिया। तो भैया भौतिक उन्नति भी के लिए भी पूजा करते थे, और भाई साथ साथ क्या जो अंतिम समय था, जैसे आपने अभी भी देखा होगा हमारे घर में बूढ़े बुजुर्ग लोग अंतिम समय में बहुत भगवत गीता का पाठ, रामायण का पाठ, वो आध्यात्मिक प्रति बहुत ज़्यादा जुड़ाव हो जाता है। कुछ लोगों का ऐसा बात नहीं है, बचपन से भी रहता है, लेकिन आप देखोगे कि भाई अंतिम समय तक आते आते तक भाई वो, ठीक है ना, भगवत गीता का पाठ ज़्यादा होने लगता है, ये सब रामायण ये सब महाभारत तो नहीं पढ़ता है, खैर कोई रामायण पढ़ता है। तो ये सब, तो ये भी यही कंसेप्ट उत्तर वैदिक काल में आ गया कि भाई आध्यात्मिक उन्नति भी चाहिए हमें जीवन के अंतिम क्षणों में हम भैया जीवन के अंतिम काल में 20-30 साल की ज़िंदगी, उसमें हम क्या कहते हैं वो कर लें, भगवान की पूजा पाठ कर लें। तो ये सब चीज़ें, ठीक है ना। फिर हम देखते हैं आराधना नीति में परिवर्तन। तो आराधना की जो रीति थी, बोल रहा हूँ मैं, ये रीति लिखा है, ये लिखा है आराधना रीति में परिवर्तन, आराधना रीति। तो हम देखते हैं, तो आराधना रीति में 2 प्रकार की धारा देखने को मिलती है, ठीक है ना। तो सबसे पहली धारा रहती है वो है कर्मकांडी धारा आराधना रीति में, और दूसरी जो धारा रहती है वो होती है उपनिषद धारा, ठीक है ना। अब जो कर्मकांडी धारा है, ठीक है ना, कर्मकांड, ये मुक्त नहीं लिखा है, ये आप मुक्त नहीं है, ये युक्त लिखा है। तो कर्मकांड युक्त धारा जो है, इसमें तंत्र मंत्र जादू टोना पशु बलि, है ना, तंत्र मंत्र जादू टोना पशु बलि और बहुत सारे कर्मकांड, इनका उसमें उल्लेख होता है, बहुत सारे कर्मकांड, इन सब चीज़ों का उल्लेख होता है, ठीक है ना। तो ये होती है कौन सी? कर्मकांडी धारा। तो इसमें, ठीक है, तो पशु बलि तंत्र मंत्र जादू टोना इत्यादि को बल दिया जाता है। फिर दूसरी धारा जो होती है इस समय आराधना रीति की, वो होती है उपनिषदीय धारा। उपनिषद धारा में क्या किया था? कर्मकांड का विरोध किया जाता है, कर्मकांडों की कड़े शब्दों में निंदा है भैया, ठीक ना। और इस कर्मकांडी धारा के जो वो थे, विद्वान थे, उनने बोला यज्ञ को टूटी नौका के समान, बोला कि टूटी नौका है यज्ञ को बताया, ठीक है ना। उन्होंने बताया कि यज्ञ के सहारे भव सागर को पार नहीं कर सकते, मतलब आप यज्ञ करके, केवल यज्ञ जो ये कर्मकांड है, यज्ञ पशु बलि ये सब चीज़ें करके आप भव सागर को पार नहीं कर जाएंगे, आपको पुण्य नहीं मिलेगा, या आपको भगवान की प्राप्ति नहीं हो जाएगी, ये सब चीज़ें नहीं हो जाएंगी, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें थी। तो अब देखिए, जबकि हम देखें तो उपनिषदी धारा जो थी ना, उपनिषदी धारा जो ऋषि मुनि ये थे, कुछ उस समय के विद्वान थे जो फैला रहे थे, उन्हीं में से जो उपनिषदी धारा में से 2 लोग निकलते हैं, आप देखो, जिनको हमें 600 से 300 ईसा पूर्व में पढ़ना है।
ये है भैया बुद्ध, ये आ गए बुद्ध, ठीक ना, बुद्ध निकलते हैं गौतम बुद्ध। और जैन, ये कौन है, जैन। तो जो उपनिषदी धारा थे, उपनिषद धारा के प्रवर्तक बहुत सारे ऋषि मुनि थे, बहुत सारे विद्वान थे, लेकिन उनमें से सबसे ज़्यादा प्रबल जो हो जाते हैं, सबसे ज़्यादा जो बड़े आते हैं वो होते हैं बुद्ध और जैन। ये होगा, ये बुद्ध आ गए और ये जैन, जैन ये सबसे प्रबल हो जाते हैं। लेकिन बुद्ध और जैन में भी बुद्ध सबसे ज़्यादा प्रबल होते हैं, बुद्ध सबसे ज़्यादा, बुद्ध धर्म इतना ज़्यादा कि चाइना जापान सब जगह फैल जाता है ये, क्योंकि इसको अच्छे राजाओं का संरक्षण था, बड़े सम्राटों का, अशोक का, कनिष्क का, जो बहुत बड़े राजा थे उनका संरक्षण था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं। तो उपनिषदी धारा से ही आगे चल के क्या होता है, बुद्ध और जैन धर्म का उदय होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं। और ये उपनिषदी धारा, और उसका एक कारण है भाई, बुद्ध और जैन धर्म के उदय का कारण बोलते हैं वैदिक कर्मकांड। तो ये देखो यहीं पे ये चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं, ये सब चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं। तो उत्तर वैदिक काल में जो कर्मकांड बढ़ गया, पशु बलि बढ़ गई, जात पात बढ़ गई, ठीक है ना, सामाजिक कुरीतियाँ बढ़ गई, उन सब के विरोध में ये धर्म का उदय हुआ, बुद्ध धर्म का और जैन धर्म का। तो ये इसको पढ़ना हमें 600 से 300 ईसा पूर्व में का जब इतिहास पढ़ेंगे, तो उसमें हमें कल से इसको पढ़ना है, बुद्ध काल को पढ़ेंगे हम, जैन काल को पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आपको बता दिया मैंने, उपनिषदी धारा भी आपको बता दिया मैंने, ठीक ना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं। तो ये हमारा समाप्त होता है, ये हमारा यहाँ पर समाप्त हो गया क्या, उत्तर वैदिक कालीन धर्म, ठीक है ना, उत्तर वैदिक कालीन राजनीति और उत्तर वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था को हमने देख लिया। तो हमने भाई पूरी वैदिक सभ्यता को कवर कर लिया। आपको मैं बता दूं, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर से शुरुआत की है सिंधु घाटी सभ्यता से, और वैदिक सभ्यता को मैंने पूर्णतः समाप्त कर दिया है। और यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया, उत्तर वैदिक कालीन राजनीति आपको पढ़ा दी है, ठीक है ना। इसकी जो 3 मार्कर है, उस 3 मार्कर को आपको लूसेंट से कवर करना है और बुक से कवर करना है। और जो लोग हमारे नोट्स परचेज कर रहे हैं उनको आपको नोट्स में ये 3 मार्कर दिए जाएंगे, आप नोट्स में उन 3 मार्करों को देखेंगे। और साथ साथ मैं आपको बता दूँ, हमारी जो टेस्ट सीरीज चल रही है, उस टेस्ट सीरीज के आपको आज लास्ट डेमो टेस्ट था, ठीक है ना, डेमो टेस्ट 5 था। उस डेमो टेस्ट 5, डेमो टेस्ट 3, 4, 5, इन सब की वीडियो आप यूट्यूब पर देख लो। यदि आपको अच्छे लगते हैं, आपको लगता है कि उसमें कुछ सिखाया जा रहा, कुछ अच्छा बताया जा रहा, उसमें आंसर राइटिंग करा रहा हूँ, आंसर राइटिंग करा रहा हूँ, साथ साथ मॉडल आंसर भी दे रहा हूँ, आपको आइडियल आंसर दे रहा हूँ। तो आप हमारी टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमारे नोट्स को भी परचेस कर सकते हैं। नोट्स को परचेस करने के लिए नोट्स के सैंपल आपको ग्रुप में डाले आएंगे। सबसे पहले आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है, ठीक है ना, और उसके बाद में आप हमसे जुड़े आएंगे इस तरीके। और जो टेस्ट सीरीज वाले बच्चे होंगे उनको पेड ग्रुप में टेस्ट सीरीज के ज्वाइन किया जाएगा, कल से टेस्ट सीरीज चालू होने वाली है। तो इस प्रकार से मैं आशा करता हूँ आज का आपका लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं नए लेक्चर के साथ में।